जैसा कि हमने लास्ट क्लास अभी तक ये सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन होता है उससे पोटेंशियल में क्या चेंज आता है, हमने एक रिलेशन सीखा था। ठीक है। और वो रिलेशन कुछ इस तरीके का था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल पॉइंट ए और पॉइंट बी में पॉइंट बी से पॉइंट ए पे आता है, चाहे वो किसी भी पाथ पे आ रहा हो सकता है स्ट्रेट लाइन पे आए या किसी पाथ में घूम के आए, अगर वो बी से ए पर आता है कोई भी चार्ज पार्टिकल क्यू का, तो उस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क डन किया होता है उसकी वैल्यू Q टाइम्स ऑफ VB माइनस VA के बराबर होती है। इतना हमने सीखा था लास्ट क्लास में। ठीक है। अगर हम याद करें कि ये जो वर्क डन होता है इसको निकालने का, इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन को निकालने का एक और तरीका होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उस फोर्स से भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन इतना है तो हमने ये भी सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अब नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए की है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी की है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? यू बी माइनस यू ए। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन का ये फॉर्मूला तो होता ही था, और हमने ये भी सीखा था उसकी पहली क्लास में जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे, तो हमने ये सीखा था कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन इसके बराबर लिख सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें और कंपेयर करके अगर हम इस चीज को समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इसका पहला टर्म इसके पहले टर्म, उसका दूसरा टर्म इसके दूसरे टर्म के बराबर होना चाहिए। मतलब बी की पोटेंशियल एनर्जी Q टाइम्स ऑफ बी का पोटेंशियल और ए की पोटेंशियल एनर्जी Q टाइम्स ऑफ ए का पोटेंशियल। ठीक है। इसका मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चार्ज पार्टिकल की निकाल सकते हैं अगर हमें पता होगा कि उस जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हर जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और किसी भी जगह पर, ठीक है, किस सिस्टम में या यूनिवर्स में किसी भी जगह पर अगर हमें किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो उस पॉइंट पर चार्ज की क्या पोटेंशियल एनर्जी है हम ये पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक रिलेशन लिखना चाहें, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होगा? तो अगर कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रही है, ठीक है, यहां पर हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हैं। अब इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल की वैल्यू होगी। मान लेते हैं कि यहां का पोटेंशियल V के बराबर है। अब अगर यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V के बराबर है, V का पोटेंशियल किसने प्रोड्यूस किया होगा? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हर पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। और अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल V के बराबर है और यहाँ पे ले जाकर अगर हम Q का चार्ज रख दें, तो इस Q के चार्ज के रखने से इस चार्ज को जिस तरह में रखा है उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? Q टाइम्स V के बराबर। ठीक है। तो रिलेशन ये बताता है कि पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट इज V, देन इफ चार्ज ऑफ स्मॉल q is placed at that point, then potential energy becomes कितनी हो जाएगी? Q टाइम्स V के बराबर। ठीक है। तो ये रिलेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बीच में हो जाता है। ठीक है। तो क्या क्या सीखा हमने एक रिलेशन ये सीखा था कि चार्ज अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन इससे निकाला जा सकता है। हमने ये भी सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होता है, और फिर इन दोनों की मदद से हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो किसी पॉइंट पे रखा है, अगर उस पॉइंट का पोटेंशियल V का है और चार्ज Q का हम रख देते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी Q टाइम्स V के बराबर हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं
कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी और फोर्स के लगने से उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आएगा। ये चीजें हम तभी तक यूज कर सकते हैं, ये वाला रिलेशन हम तभी तक यूज कर सकते हैं, ये जो हमने लिखा था वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, जब तक काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा था, चार्ज इनफाइनाइटली स्मॉल स्पीड से चलता हुआ जा रहा था। लेकिन अगर चार्ज के पास कोई स्पीड होगी तब हम क्या रिलेशन यूज करेंगे? ठीक है, तो उस केस में मान लो एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि चार्ज पार्टिकल accelerates from rest in the potential difference of V volts. Find its kinetic energy. ठीक है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है ये पूछा गया। तो आप ये समझिए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट कर रहा है तो उस पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क डन किया होगा वो क्यू वीबी माइनस वी ए का किया होगा, और जो भी वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया होगा इसके कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई ना कोई चेंज आ जाएगा। तो कभी भी हमको काइनेटिक एनर्जी का चेंज पूछता है तो हमें याद रखना है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला होता ही है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमको इस क्वेश्चन में दिया है कि Q का चार्ज है, चार्ज पार्टिकल मान लो यहां दिया है Q दिया हुआ है, Q का चार्ज पार्टिकल कितने पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट किया है? V के डिफरेंस में, तो ये VB माइनस V है, इसकी वैल्यू V के बराबर है, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी मान लो हाफ एम वी स्क्वायर है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर है। क्योंकि इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी जिसमें इनिशियल स्पीड जीरो थी, तो ये जीरो हो गया, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, तो हम कह सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी Q इंटू वी के बराबर आ गई। ठीक है, अगर वही हमको इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड पूछी जाती तो हम कह सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V की वैल्यू फाइनल स्पीड की वैल्यू भी लिख सकते हैं 2qv बाई एम के बराबर। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर V के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाएगा तो उसके पास जो स्पीड आ जाएगी वो उसकी वैल्यू रूट ओवर 2qv अपॉन एम के बराबर आ जाती है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन ऐसा हो गया जिसमें हमसे स्पीड पूछी जाती है, तो स्पीड भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन का ये फॉर्मूला है जो हमेशा एप्लीकेबल है, हर केस में एप्लीकेबल है। ठीक है, चाहे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा हो या ना कर रहा हो, हर केस में एप्लीकेबल है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन को हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो जितना भी वर्क डन किया गया है वो काइनेटिक एनर्जी को बदलने में चला गया। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई जिसमें हमने इनके बीच का रिलेशन सीखा। अच्छा, अब हम आगे आते हैं और ये समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमने डिफरेंट फिगर से, हालांकि हमने अभी तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिंग का देखा था या किसी पॉइंट चार्ज का देखा था कि पॉइंट चार्ज से अगर हम आर की दूरी पे जा रहे हैं तो क्या पोटेंशियल है, रिंग से सेंटर पे या रिंग के एक्सिस में क्या पोटेंशियल है। उसी तरीके से कुछ और भी सिस्टम ऑफ चार्जेस दिए होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस दिए होंगे, तो उनका भी पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें जो निकालना है ड्यू टू, हमें रिंग का पता ही है। ठीक है, हमें रिंग का पहले भी पता था, एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई रिंग होगी और रिंग में हमने अगर आकर कैपिटल Q का चार्ज दे दिया है जो पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस रिंग के सेंटर का जो पोटेंशियल होता है इसका फॉर्मूला KQ बाई रिंग का रेडियस R के बराबर होता है। ठीक है, हो सकता है कि आपने ये पूरी रिंग ना ली हो बल्कि एक आर्क लिया हो और इस आर्क में जाकर Q का चार्ज दे दिया हो, और हमें अभी भी इसके सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है। इस आर्क या जो भी रिंग का पार्ट, इसका रेडियस आर्क का है।
तो अभी भी आप ये कह सकते हो कि इस रिंग में रखा हुआ जितना भी चार्ज है उसके हर चार्ज से इसकी दूरी r के बराबर है। आप अगर dq का चार्ज लेते तो उस dq के चार्ज की वजह से यहां का पोटेंशियल हम लिखते k dq बाई r। ठीक है, तो अगर हम इसको पूरा डेरिवेशन करते तो हम लिखते k dq बाई r। ठीक है, अगर यहां पे कोई dq का चार्ज होता। अगर हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते dv को, और इसको इंटीग्रेट करते तो k बाई r कॉमन आ जाता, सिर्फ dq का इंटीग्रेशन बचता, और dq को इंटीग्रेट करते तो टोटल कैपिटल Q का चार्ज आ जाता। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अभी भी इसके सेंटर का पोटेंशियल KQ बाई कैपिटल R है। मतलब Q का चार्ज आप पूरी रिंग में बांटेंगे तब भी इसके सेंटर का पोटेंशियल इतना है, लेकिन वही Q का चार्ज अगर आप किसी आर्क में बांटेंगे तभी भी इसके सेंटर का पोटेंशियल इतना है। रीजन यही है कि जितना भी चार्ज इसकी सरफेस में है वो सब R की दूरी पर है, जितना भी चार्ज इसकी सरफेस में है वो सब R की दूरी पर है। वही अगर एक पॉइंट Q का कैपिटल Q का चार्ज आप एक ही जगह रख देते और मैं पूछता कि इससे R की दूरी पर पोटेंशियल निकाल लो, तो क्या तब भी पोटेंशियल KQ बाई R के बराबर ही होता? तो कैपिटल Q का चार्ज अगर सिर्फ एक जगह रखा होता तो पोटेंशियल KQ बाई R आता। वही कैपिटल Q का चार्ज पूरी रिंग में बांट देते तब भी पोटेंशियल वही आता, और वही कैपिटल Q का चार्ज एक आर्क में बांट देते तब भी पोटेंशियल वही आता। रीजन यही है कि इस जगह से ये सारे पॉइंट्स हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। इस जगह से भी ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं सब इक्वल डिस्टेंस पे हैं। यहाँ पे तो एक ही चार्ज है, उसका डिस्टेंस सेम है। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम और भी चीजों से कैलकुलेट करते हैं, और उसमें जो नेक्स्ट आता है वो आ जाता है कि हम अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर होता तो उसकी वजह से पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्फेरिकल कंडक्टर का काफी ज्यादा यूज होता है पोटेंशियल की वैल्यू को के लिए। एक प्रॉब्लम बनती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। अब कंडक्टिंग स्फीयर में होता क्या है कि हम इस कंडक्टिंग स्फीयर में जितना भी चार्ज देंगे वो सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो जितना भी चार्ज कैपिटल Q का हमने दिया है ये इसकी सरफेस में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, हमने इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी, इसके अंदर, इसकी सरफेस में, इसके बाहर। हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट करेंगे और उसकी वैल्यू कैसे आती है ये बात हम ध्यान देंगे। जहां पर भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे वो पॉइंट स्फीयर के बाहर हो सकता है, वो पॉइंट स्फीयर के अंदर हो सकता है, और वो पॉइंट स्फीयर की सरफेस में भी हो सकता है। ठीक है, जब आप स्फीयर के बाहर हैं या स्फीयर की सरफेस में हैं तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में इस बात का एजम्पशन ले सकते थे कि जब भी हम किसी स्फीयर के बाहर जाते हैं तो सारा चार्ज स्फीयर के सेंटर में मान सकते हैं, या अगर हम स्फीयर की सरफेस में भी आते हैं तब भी हम सारा चार्ज स्फीयर के सेंटर में मान सकते हैं। तो ये तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी था और यहां पे वही तरीका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए भी यूज किया जाएगा। तो अगर हम यहां पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो यहां इसके अंदर जितना भी चार्ज है, कितना चार्ज है, कैपिटल Q का है जो आपने यहां पे दिया है, इसके अंदर सारा कैपिटल Q का चार्ज आप इसके सेंटर पे रखा हुआ मान लीजिए, और सेंटर पे अगर कैपिटल Q का चार्ज रखा होता तो इस पॉइंट का पोटेंशियल KQ बाई स्मॉल r लिख सकते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम R इज लेस देन कैपिटल R के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं तो इस R इज ग्रेटर देन R इज लेस देन R, फिर दूसरा आता है R इज इक्वल टू R, और तीसरा आता है R इज ग्रेटर देन R। अभी हम कहां पोटेंशियल निकाल रहे हैं, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R में। तो अगर हम स्फीयर के बाहर चले गए हैं और यहां पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो इस पॉइंट के अंदर जितना भी चार्ज है कैपिटल Q का वो सब इसके सेंटर में आ जाएगा, और अगर एक पॉइंट चार्ज सेंटर में रखा होगा तो इस पॉइंट कैपिटल Q कहां सेंटर में आ गया, तो अगर ये कैपिटल Q सेंटर में एक पॉइंट चार्ज बन गया, उससे R की दूरी पर आएंगे तो पोटेंशियल KQ बाई स्मॉल r हो जाएगा।
वही अगर हम सरफेस से पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तब भी इसके अंदर का जितना कैपिटल क्यू का चार्ज है वो सब सेंटर में आके एक पॉइंट चार्ज बन जाएगा, और पॉइंट चार्ज अगर बन जाएगा तो उसका पोटेंशियल के क्यू बाई कैपिटल आर हो जाएगा। लेकिन अगर हम अंदर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो अगर आप कहोगे पोटेंशियल जीरो है तो वो गलत हो जाएगा। अंदर का पोटेंशियल अब कैसे निकलता है इस बात को समझते हैं। हमें यह पता है कि कोई भी कंडक्टर जब होता है उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये इसकी सरफेस से निकलकर बाहर की तरफ जा रही होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बाहर तो होती है लेकिन अंदर नहीं होती है, ठीक है। अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करती है। अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं है इसका मतलब कहीं पर भी पोटेंशियल हाई और लो नहीं हो सकता, पोटेंशियल में कोई चेंज इसके अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इसके अंदर पोटेंशियल अलग अलग होता, कोई भी दो पॉइंट अगर आप ले लें और उन दोनों में पोटेंशियल अगर अलग अलग हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल करने लगेगी हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे जीरो है, इसका मतलब इसके अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं, यहां पे एक पॉइंट है और हम एक दूसरे पॉइंट को यहां पे कंसीडर करते हैं, क्या इन दोनों के बीच में कोई भी पोटेंशियल का डिफरेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल करने लगेगी इधर या इधर, डिपेंड करता है किसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो इसका मतलब इनके बीच में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और अगर डिफरेंस नहीं होना चाहिए तो जितना पोटेंशियल इसकी सरफेस का होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी होना चाहिए, जिससे कि पोटेंशियल अगर बराबर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तभी रहती है जब पोटेंशियल का डिफरेंस आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है तो डिफरेंस भी जीरो करना है, मतलब इसके अंदर के पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही होगा जितनी इसकी सरफेस का होगा। तो आपको यह याद रखना है कि अगर आप स्फीयर के अंदर आ जाते हैं तो इसके अंदर का पोटेंशियल कितना होगा? उतना ही होगा जितना उसकी सरफेस का होता है। तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल उसकी सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है। सरफेस का पोटेंशियल के क्यू बाई कैपिटल आर होता है, बाहर का पोटेंशियल जब निकालते हैं तो के क्यू बाई स्मॉल आर होता है, अंदर का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है, ठीक है। मैं पोटेंशियल तो लिख रहा हूं, बस तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी याद दिला देता हूं क्या आती थी। अगर हम स्फीयर के बाहर जाते थे तो सारा चार्ज सेंटर पे मानकर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई स्मॉल आर लिखते थे। स्फीयर की सरफेस में आते थे तब भी हम सारा चार्ज स्फीयर के सेंटर में मान के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर लिखते थे, और जैसे ही हम स्फीयर के अंदर आते थे तो अंदर तो कोई चार्ज होता ही नहीं था, तो शेल थ्योरम के अकॉर्डिंग उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है लेकिन पोटेंशियल सरफेस के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं कि पोटेंशियल का वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है डिस्टेंस के साथ, तो जब तक हम स्फीयर के अंदर हैं, जब तक हम स्फीयर के अंदर हैं तब तक पोटेंशियल उतना ही है जितना सरफेस का था, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाई कैपिटल आर की है जब तक आप स्फीयर के अंदर हो, और जैसे ही स्फीयर के बाहर जाओगे ये पोटेंशियल डिक्रीज करने लगेगा, किसके प्रोपोर्शनल होके? 1 बाई स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल होके। तो स्फीयर के सरफेस से दूर चलते जाएंगे, पोटेंशियल घटता जाएगा और 1 बाई आर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये पोटेंशियल का वेरिएशन विद डिस्टेंस हो जाता है। तो क्या याद रखना है हमेशा कि किसी भी स्फीयर के अंदर का पोटेंशियल उसकी सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर का उसकी सरफेस के बाहर होता है तो इसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे। अब अगर हम मान लो कि कोई भी स्फीयर हम लेते हैं और कॉन्सेंट्रिकली दूसरा भी कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं, ठीक है। दोनों कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर्स हैं, दोनों थिन हॉलो स्फीयर्स हैं। इसको हमने चार्ज Q1 दे दिया है, इसको हमने चार्ज Q2 दे दिया है, ठीक है। और अगर अब हम ये पता करना चाहते हैं
कि किसी भी पॉइंट का क्या पोटेंशियल है, तो मैंने मान लो ये दो पॉइंट्स कंसीडर किए हैं ए और बी। इस स्फीयर का रेडियस r1 के बराबर है, इस स्फीयर का रेडियस r2 के बराबर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। यहां पे जो दो स्फीयर्स दिख रहे हैं ए और बी, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो तरीका आपको यह समझ में आना चाहिए कि हम जब स्फीयर के अंदर हैं तो अंदर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही होता है जितना उसकी सरफेस का होता है। ठीक है, बाहर अगर हम चले जाते हैं तो बाहर का पोटेंशियल के क्यू बाई स्मॉल आर, जहां पे स्मॉल आर उसके सेंटर से उस बाहरी पॉइंट की दूरी होगी। तो आप जब स्फीयर के बाहर चले जाओगे तो डेनोमिनेटर में स्मॉल आर आता है, और अगर आप स्फीयर के सरफेस में हो या स्फीयर के अंदर हो तो डेनोमिनेटर में कैपिटल आर आता है। कैपिटल आर उसका खुद का रेडियस होता है। ठीक, अब देखो, जैसे पॉइंट ए का पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट ए पर हम ये पोटेंशियल निकालेंगे तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल ये वाला स्फीयर भी प्रोड्यूस करेगा, बाहर वाला स्फीयर भी प्रोड्यूस करेगा, दोनों का कंबाइंड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाएगा। जब हम पॉइंट ए का पोटेंशियल इस अंदर वाले स्फीयर से निकालते हैं, ठीक है, इसको Q1 मानो, इसको Q2 मानो, क्योंकि इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2 है। ठीक है, अब अगर हम इस पॉइंट ए का पोटेंशियल सिर्फ अंदर वाले से निकालना चाहते हैं, तो अगर हम सिर्फ अंदर वाले से निकालना चाहते हैं तो क्या ये पॉइंट इसकी सरफेस का पॉइंट है, और सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ1 बाई उसका रेडियस R1 हो जाता है। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल ये अंदर वाला स्फीयर अपनी सरफेस में इतना बना रहा होगा, और वही पॉइंट ए का पोटेंशियल बाहर वाला स्फीयर कितना बना रहा होगा। तो अगर तुम बाहर वाले स्फीयर के लिए देखो तो क्या बाहर वाले स्फीयर के लिए ये पॉइंट ए उसका इंटरनल पॉइंट है, और कोई भी स्फीयर अपने इंटरनल पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनाता है, जितना उसकी सरफेस का होता है। तो पॉइंट ए पर ये बाहर वाला स्फीयर उतना ही पोटेंशियल बनाएगा जितना इसकी सरफेस में होता है, और सरफेस का पोटेंशियल कितना होता है, के Q2 बाई R2, Q2 का चार्ज, R2 का रेडियस, बाहर वाला स्फीयर अपनी सरफेस में इतना पोटेंशियल बनाता तो उसके अंदर भी इतना ही पोटेंशियल होना चाहिए था। ठीक, ये पॉइंट ए का पोटेंशियल हो गया। अब अगर हम पॉइंट बी के पोटेंशियल की बात करते हैं तो पॉइंट बी का पोटेंशियल कैसे निकलता है ये देखते हैं। पॉइंट बी का पोटेंशियल अगर हम इस अंदर वाले स्फीयर की वजह से निकालें तो क्या पॉइंट बी इस अंदर वाले स्फीयर के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है। जब आप स्फीयर के बाहर चले जाते हैं तो डेनोमिनेटर में स्मॉल आर आता है। ठीक है, तो अगर हम इस Q1 वाले स्फीयर के बाहर चले गए हैं तो इसका पोटेंशियल KQ1 बाई स्मॉल आर के बराबर आता है, और ये स्मॉल आर की दूरी है कितनी, मतलब अगर हम यहां का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं इसकी वजह से, तो सेंटर से स्मॉल आर ये रहा। क्या ये स्मॉल आर इस क्वेश्चन में R2 के ही बराबर है, तो हम ये स्मॉल आर को लिख सकते हैं R2 के बराबर। ठीक, और बाहर वाले स्फीयर की वजह से उसकी ही सरफेस का पोटेंशियल, तो बाहर वाले स्फीयर की वजह से उसी ही सरफेस का पोटेंशियल KQ2 बाई R2 आ गया। तो ये पोटेंशियल हो गए पॉइंट्स ए और बी के। अब किसका पोटेंशियल ज्यादा है अगर हम कंपेयर करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि दूसरा वाला टर्म दोनों के लिए सेम है, पहला वाला टर्म दोनों के लिए अलग है। पहले वाले टर्म में इसके नीचे R1 है, R1 कम है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, R2 ज्यादा है तो ये वैल्यू कम होगी। तो आप ये कह सकते हो कि पॉइंट ए का पोटेंशियल पॉइंट बी के पोटेंशियल से ज्यादा है, और अगर हम डिफरेंस निकालना चाहें VA माइनस VB का, तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो KQ1 को हम कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों स्फीयर्स के बीच में, इंटरनल और एक्सटर्नल। और ये जो रिजल्ट आया है वो ये बताता है कि इंटरनल वाले स्फीयर का पोटेंशियल एक्सटर्नल वाले स्फीयर के पोटेंशियल से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस आया है ये डिफरेंस सिर्फ Q1 पर डिपेंड कर रहा है। Q2 चाहे जितना बड़ा हो, आप Q2 को चाहे जितना बड़ा चार्ज दे दो, लेकिन ये पोटेंशियल का डिफरेंस हमेशा Q1 पर डिपेंड करेगा, और हमेशा अंदर वाले का पोटेंशियल बाहर वाले के पोटेंशियल से ज्यादा आएगा। अब अगर अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल बाहर वाले स्फीयर के पोटेंशियल से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कि हम इसमें चाहे जितना भी चार्ज दें ये हमेशा इससे ज्यादा आएगा। अब इसमें एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम ए और बी को आपस में
एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें। ठीक है, जिस तरीके से हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर ट्रैवल करती है, उसी तरीके से कोई भी चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करता है। पॉजिटिव चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज को अगर आप छोड़ देंगे और उसको पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाना चाहेगा। तो अगर हम ए और बी को आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करने लगेगा। कब तक ट्रैवल करता रहेगा? जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो ना हो जाए, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस है तो चार्ज ट्रैवल करेगा, और अगर पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो चार्ज ट्रैवल करना बंद कर देगा। अब ये पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो कब होगा? तो अगर आप रिजल्ट देखें तो पोटेंशियल का डिफरेंस सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि इसके पास कितना चार्ज है, और ये चार्ज अंदर से बाहर जाता जाएगा तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। अब इसकी वैल्यू कम हो कि जितनी भी होगी, अगर ये वैल्यू इसके पास मान लो 0.1 कूलम की भी है, तब भी ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा है। मतलब इसके पास अगर छोटा भी चार्ज है, जितना भी छोटा चार्ज है, अगर इसके पास चार्ज है तो ए का पोटेंशियल हमेशा बी के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। इसका मतलब चार्ज हमेशा हाई से लो की तरफ भागता जाएगा, अंदर से बाहर भागता जाएगा। कब तक भागता जाएगा? जब तक फाइनली इसमें चार्ज कितना हो जाए? जीरो। तो फाइनली क्या होगा कि इसके अंदर से सारा चार्ज Q1 का अंदर से बाहर चला जाएगा, और अंदर वाले के पास फाइनली चार्ज जीरो बचेगा, और बाहर वाले के पास सारा का सारा चार्ज चला जाएगा, तो उसके पास चार्ज Q1 एंड Q1 प्लस Q2 का होगा। ठीक है, तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि इफ spheres are connected with conducting wire, then all the charge कितना है वो? Q1 will flow from inner sphere to outer sphere। ठीक है, सारा चार्ज अंदर वाले स्फीयर से निकल के बाहर वाले स्फीयर में चला जाएगा। हमने अभी तक ये नहीं सीखा है कि इन कंडक्टिंग स्फीयर के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। आगे हम जाके सीखेंगे सेल्फ एनर्जीज और इंटरैक्शन एनर्जीज, तो हम वहां पर ये पता लगा पाएंगे कि क्योंकि ये चार्ज जब कंडक्टिंग वायर से ट्रैवल करेगा, तो चार्ज जब वायर से ट्रैवल करता है तो करंट प्रोड्यूस होती है, और कोई भी वायर जो होता है उसका रेजिस्टेंस होता है। तो जब करंट रेजिस्टेंस से फ्लो करती है तो क्या हीट एनर्जी निकलती है? तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि हमने जब इन दोनों वायर्स को कनेक्ट किया तो कितनी हीट एनर्जी निकली। ठीक है, उसके लिए हम इस क्वेश्चन को बाद में दोबारा करेंगे जब हम सेल्फ एनर्जी और इंटरैक्शन एनर्जी पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको यह मानना है कि पोटेंशियल कैसे निकलता है और पोटेंशियल का डिफरेंस हमें कैसे कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लो मैं 2 स्फीयर की जगह 3 स्फीयर ले सकता हूं, 4 स्फीयर ले सकता हूं, और हम पोटेंशियल उसकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लो हम 3 स्फीयर्स लेते हैं। तो हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर ये है, दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर लिया, और तीसरा कंडक्टिंग स्फीयर लिया। इसको हमने चार्ज Q दिया है, इसको 2Q दिया है, इसको 3Q दिया है, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस 2R है, इसका रेडियस 3R। ठीक है, ये इनके रेडियस हो गए, और हमको पता करना है कि अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तो हमको पता करना है कि फाइंड द पोटेंशियल्स ऑफ A, B एंड C। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो ठीक है, वही तरीका है जिससे हम पोटेंशियल निकालते हैं। अगर हमें पॉइंट A का पोटेंशियल निकालना है तो पॉइंट A का पोटेंशियल को निकालने के लिए क्या पॉइंट A इसकी सरफेस का ही पॉइंट है, और सरफेस का पोटेंशियल कितना हो जाता है? KQ बाय कैपिटल R। ठीक है, और यही पॉइंट A इसके लिए इंटरनल है, इसके लिए भी इंटरनल है, और इंटरनल पर वो पोटेंशियल उतना ही बनाता है जितना सरफेस में बनाता है। तो ये वाला स्फीयर अपनी सरफेस में जितना पोटेंशियल बनाएगा, क्या पॉइंट A पे भी उतना बनाएगा? तो ये वाला स्फीयर जो है इसके पास चार्ज है 2Q का, तो ये अपने सरफेस में बनाता K इंटू इसका चार्ज डिवाइड बाय इसका रेडियस,
तो K2Q/2R का पोटेंशियल बनाता। ठीक है, अब आता है तीसरा स्फीयर। ये तीसरा स्फीयर जो है उसके लिए भी पॉइंट ए इंटरनल पॉइंट है, और इंटरनल पॉइंट पे स्फीयर कितना पोटेंशियल बनाता है, जितना सरफेस में बनाता है। तो ये वाला स्फीयर अपनी सरफेस में कितना पोटेंशियल बनाता, के चार्ज है 3Q, रेडियस है 3R, इतना उसने पोटेंशियल बनाया होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम पॉइंट बी का पोटेंशियल बनाना चाहें, बी का पोटेंशियल निकालना चाहें, तो बी का पोटेंशियल निकालने के लिए ये बी इसके लिए बाहरी पॉइंट है, और जब हम किसी स्फीयर के बाहर चले जाते हैं तो हम डेनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, स्मॉल आर लिखते हैं, उसके सेंटर से दूरी। तो पॉइंट बी इसके लिए बाहरी पॉइंट है, तो इसके सेंटर से दूरी स्मॉल आर है, लेकिन क्या वही स्मॉल आर यहां पे 2R है, तो हम स्मॉल आर की जगह 2R भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस अब हम निकालना चाहते हैं इस बी का पोटेंशियल इसी स्फीयर की वजह से, तो क्योंकि उसका सरफेस है तो सरफेस का पोटेंशियल K2Q उसका रेडियस, और अब बी का पोटेंशियल इस सी वाले से निकालना चाहते हैं, बाहर वाले स्फीयर से निकालना चाहते हैं, तो बाहर वाला स्फीयर उतना ही पोटेंशियल बनाएगा बी पर जितना उसकी सरफेस पे था, और सरफेस पे कितना था, K3Q/3R। ठीक है, सी का पोटेंशियल निकालते हैं। सी वाला स्फीयर इसके लिए भी बाहरी है, इसके लिए भी बाहरी है, और जब हम बाहर जाते हैं तो पोटेंशियल में नीचे क्या आता है, स्मॉल आर। तो इस वाले स्फीयर के लिए बाहरी पॉइंट है तो स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर कितना है, 3R। प्लस इस वाले स्फीयर के लिए भी बाहरी पॉइंट है, तो क्या लिखते, के कितना चार्ज है, 2Q/स्मॉल आर, और इस वाले स्फीयर के सेंटर से क्या ये दूरी अभी भी 3R है, तो यहां भी 3R का ही टर्म आता। और तीसरे स्फीयर के लिए तो उसका सरफेस ही है, और सरफेस का पोटेंशियल K3Q/3R। इस तरीके से हमने तीनों पॉइंट के पोटेंशियल को कैलकुलेट किया कि जो भी हमें चार्जेस दिए हैं उससे हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें वेरिएशन क्या हो सकता है, वेरिएशन ये हो सकता है कि हम कोई भी दो स्फीयर आपस में कनेक्ट कर दें। तो अगर हम किसी भी दो स्फीयर को आपस में कनेक्ट करेंगे तो चार्ज क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। ठीक है, तो अगर आपने ए और बी को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो अभी ये तुम डायरेक्टली कहो कि सारा चार्ज यहां से यहां चला गया है, वो पिछले केस में आया था जब दो स्फीयर थे। तीन स्फीयर में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब होगा या नहीं होगा इसको समझते हैं। अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस होने से चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अब देखो, ये जो तीसरा स्फीयर रखा हुआ है, ये क्या तीसरा स्फीयर अपने अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर बना रहा होगा? मतलब तीसरे स्फीयर की वजह से ए पर जितना पोटेंशियल है, तीसरे स्फीयर की वजह से बी पे भी उतना पोटेंशियल है। मतलब तीसरा स्फीयर जो रखा हुआ है, इसने इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट नहीं किया है। आप देख भी सकते हैं, जो तीसरा स्फीयर है, मतलब ये वाला, इसकी वजह से पॉइंट ए पे जो टर्म आया है उसकी वजह से पॉइंट बी में वही टर्म आया है। मतलब जो तीसरा स्फीयर ए और बी में बराबर बराबर पोटेंशियल बना रहा होगा, क्योंकि तीसरे स्फीयर के लिए दोनों पॉइंट इंटरनल है। ठीक है, इसका मतलब तीसरा स्फीयर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आएगा? इनके आपस की वजह से आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर इनके आपस की वजह से आएगा और तीसरा स्फीयर इस समय किसी काम का नहीं है, तो जो दो स्फीयर का केस था वही वापस आ जाएगा, और हम कह सकते हैं कि हम जब दो स्फीयर को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है, सारा चार्ज अंदर से बाहर चला जाता है, और सारा चार्ज अंदर से बाहर चला जाएगा तो ये Q का चार्ज अंदर वाले स्फीयर से बीच वाले स्फीयर पर आ जाएगा। इसके पास फाइनली चार्ज 0 होगा। इसके पास 2Q था, Q और आके 3Q हो जाएगा। इसके पास 3Q था तो 3Q ही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, मान लो कि नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि इफ वी कनेक्ट स्फीयर A and B with conducting wire, find the final charges
ऑन ईच स्फीयर। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन पूछता, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो फाइनली स्फीयर ए के पास कितना चार्ज होता? 0, क्योंकि सारा चार्ज ए से बी में चला जाता। स्फीयर बी के पास कितना चार्ज होता? पहले से 2q था, q और आ जाता तो 2q में q जुड़कर 3q का चार्ज हो जाता। और स्फीयर सी के पास कोई भी चेंज नहीं होता, उसके पास 3q था तो 3q ही आता। ऐसा सिर्फ तब होगा जब हम अंदर के दो स्फीयर आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, अगर वही क्वेश्चन ये होता कि हमने ए और बी को ना जोड़कर ए और सी को जोड़ा है, तब ऐसा नहीं होता। तो अब इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं और ये समझते हैं कि इफ स्फीयर ए एंड सी आर कनेक्टेड विद conducting wire, then find the final charges on each sphere। अब देखते हैं, इस पार्ट को समझते हैं, ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हमने क्या किया है, हमने स्फीयर ए और बी को नहीं कनेक्ट करके ए और सी को कनेक्ट किया। तो हो सकता है कि इन दोनों स्फीयर के बीच में एक होल हो, एक छोटा सा होल कर दिया जाए और फिर हम ए और सी को आपस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक गैप है, मान लो एक स्मॉल, बहुत ही इनफाइनेटली स्मॉल गैप है, जिसमें हमने ए और सी को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब ए और सी को कनेक्ट किया है तो कौन सा स्फीयर खाली रह गया? बी वाला स्फीयर खाली रह गया। क्या बी वाला स्फीयर जितना पोटेंशियल ए में बनाएगा और जितना पोटेंशियल सी में बनाएगा वो सेम है? नहीं है, क्योंकि बी वाले के लिए ए अंदर है तो अलग पोटेंशियल होगा और बी वाले के लिए सी बाहर है तो अलग पोटेंशियल होगा। तो बी वाला स्फीयर यहां पर इंपॉर्टेंस रखेगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में, क्योंकि बी वाले के लिए ए और सी अलग अलग पॉइंट होंगे। बी की वजह से इसका पोटेंशियल अलग है, बी की वजह से इसका पोटेंशियल अलग है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो सेकेंड स्फीयर है बी वाला, इसकी वजह से अगर हम ए वाले का पोटेंशियल निकालते तो ये टर्म आया था, और यही बीच वाले की वजह से हम सी का पोटेंशियल निकालते तो ये टर्म आया था। तो ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, इसका मतलब बीच वाला स्फीयर दोनों जगहों पर अलग अलग पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो ऐसे केसेस में जहां पे हमको नहीं पता है कि कितना चार्ज जाएगा, सारा चार्ज अंदर से बाहर कब जाएगा? जब सबसे अंदर के दो स्फीयर कनेक्ट किए गए थे। लेकिन अगर आपने अंदर और उसके बाहर वाला कनेक्ट किया होगा तो हम ये यूज नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम ये मानेंगे कि यहां से स्मॉल क्यू का चार्ज इससे बाहर चला गया है। ऐसा मानेंगे कि स्मॉल क्यू का चार्ज चला गया है, और स्मॉल क्यू का चार्ज चला गया है तो क्या इसके पास अब कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू का चार्ज बचेगा, और इसके पास 3q प्लस स्मॉल क्यू का चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो क्या अंतर आया है कि यहां से स्मॉल क्यू का चार्ज हमने माना है कि अंदर से बाहर चला गया है, तो इसके पास इतना चार्ज बचा है, इसके पास इतना चार्ज बचा है। अब अगर हम पोटेंशियल लिखते हैं पॉइंट ए का, तो क्या अंतर आया? जहां पे पहले कैपिटल क्यू था, क्या अब वो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बन जाएगा, क्योंकि फाइनल चार्ज इतना है। और सी पर जो सिर्फ 3q था वो 3q प्लस स्मॉल क्यू बन जाए, क्योंकि इसके पास इतना चार्ज है। ये पॉइंट ए का पोटेंशियल हो गया। उसी तरीके से पॉइंट सी का पोटेंशियल लिखना है, बी का नहीं लिखना है, क्योंकि ए और सी को कनेक्ट किया है तो ए का निकालेंगे, सी का निकालेंगे, बराबर कर देंगे। अब सी का कितना पोटेंशियल है? सी के पोटेंशियल की वजह से ये जो पहला टर्म था इसमें कैपिटल क्यू की जगह कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू का चार्ज आ गया है, और जो तीसरा टर्म था उसमें 3q प्लस स्मॉल क्यू का टर्म आ गया है। ये होगा ए और सी के पोटेंशियल। अब हमारा काम होगा कि हम इस ए के पोटेंशियल को सी के पोटेंशियल के बराबर करना होगा, क्योंकि चार्ज तब तक जाता जाएगा जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता है। ये नहीं कह सकते कि सारा चार्ज चला गया, कुछ चार्ज जाएगा। कितना जाएगा वो निकालते हैं। तो ए का पोटेंशियल कितना आया था? k टाइम्स ऑफ कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाई r प्लस k टाइम्स ऑफ 2q बाई 2r प्लस k टाइम्स ऑफ 3q प्लस स्मॉल q बाई 3r। इसको C के पोटेंशियल के बराबर करना है, तो C का पोटेंशियल है k टाइम्स ऑफ Q माइनस स्मॉल q बाई 3r प्लस k टाइम्स ऑफ 2q बाई 3r प्लस k टाइम्स ऑफ 3q प्लस स्मॉल q बाई 3r। ठीक है, तो देखिए, तो k का टर्म सब जगह है, कैपिटल R का टर्म सब जगह है, तो k बाई r कैंसिल कर देंगे तो बचेगा q माइनस स्मॉल q प्लस k बाई r कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, तो q बचेगा सिर्फ।
ठीक है, प्लस यहां बचेगा 3q प्लस स्मॉल q बाई 3, k बाई आर हट चुका है, इज इक्वल टू q माइनस स्मॉल q बाई 3, k बाई आर हट चुका है, प्लस k बाई आर हट चुका है तो 2 बाई 3, 2q बाई 3, प्लस यहां से k बाई हट चुका है तो 3q प्लस स्मॉल q बाई 3। अब एलसीएम ले लेते हैं 3 का, तो 3 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3q माइनस 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल q प्लस 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q प्लस 3 कैपिटल Q प्लस स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q प्लस 2q प्लस 3q प्लस स्मॉल q। ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगर देखें तो यहां पर एक 3q इससे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और कहां कहां पर q है, एक 3q ये है, 6q हो गया, ये इधर आएगा तो 5q हो गया, और इधर आएगा तो 3q हो गया। तो इधर जो बचेगा वो टोटल बचेगा 3q। स्मॉल q कहां कहां पर है, माइनस 3q, ये माइनस 2q बचेगा, इधर आएगा तो माइनस q बचेगा, और ये इधर आएगा तो माइनस 2q। तो माइनस 2q इज इक्वल टू 0, इसका मतलब q की वैल्यू हो जाएगी 3q बाई 2। इतना चार्ज अंदर वाले स्फीयर से बाहर वाले स्फीयर में चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पता करते हैं कि जिन दोनों को कनेक्ट किया है उसमें से अंदर से बाहर की तरफ मैंने चार्ज निकाल दिया, और फिर हमने ये पता कर लिया कि उनके पोटेंशियल को बराबर करके कितना चार्ज बाहर गया। और एक बार ये पता चल गया तो अब किसका पोटेंशियल किसके चार्ज निकालना है तीनों स्फीयर के लिए। तो स्फीयर ए के पास कितना चार्ज आ जाएगा, पहले कितना था कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, और इसको माइनस करेंगे तो माइनस q बाई 2, इतना चार्ज आ जाएगा। स्फीयर बी के पास कितना था, 2q था तो वो 2q ही रहेगा। स्फीयर सी के पास कितना आ गया है, 3q प्लस स्मॉल q, तो इसमें अगर जोड़ देंगे तो ये 6 3q बाई 2, तो 6 और 3 9 कैपिटल Q बाई 2, ये फाइनल चार्जेस तीनों स्फीयर में आएंगे। ठीक है, तो ये तरीका है जिसमें हमें पोटेंशियल का यूज करना होता है। पोटेंशियल कैसे निकाला गया हमने ये सीखा, और फिर पोटेंशियल का यूज करके कैसे चार्ज अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ रहा है इसको भी हमने सीखा। ठीक है, मैं पोटेंशियल को आगे बताने के पहले कि अब बाकी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से क्या पोटेंशियल होता, मैं कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ही थोड़ा और डिस्कशन करना चाहूंगा। और इसमें हम ये सीखेंगे कि अर्थ अगर हम करते हैं, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसी के अंदर क्योंकि आता है ये पार्ट, अर्थिंग सिर्फ कंडक्टर की ही हो सकती है, तो हम लोग अब सीखते हैं कि अर्थिंग ऑफ कंडक्टर का क्या मतलब है। अर्थिंग ऑफ कंडक्टर का मतलब है कि हम किसी भी कंडक्टर को अर्थ से जोड़ देते हैं, और अगर हम किसी भी कंडक्टर को अर्थ से जोड़ते हैं तो अर्थ के पास ऑलमोस्ट इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। ओवरऑल अर्थ जो है उसमें नेगेटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा होता है, तो अर्थ ओवरऑल न्यूट्रल नहीं होता है, अर्थ के पास थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। हम ये मान के चलेंगे, क्योंकि हमेशा हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थ का है वो जीरो है। तो जब भी अर्थिंग की बात आएगी तो हम ये मान के चलेंगे कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ जो है वो जीरो के बराबर। ठीक है, अब अगर अर्थ का पोटेंशियल जीरो है और हम किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर को अर्थ से जोड़ देंगे तो चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि उस स्फीयर का पोटेंशियल भी जीरो ना हो जाए, क्योंकि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करता है। तो कोई भी कंडक्टर अगर हमको दिया हुआ है, हम इसको अगर इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सिंबल होता है अर्थिंग का। इसका मतलब है कि हमने उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, और ये अर्थ से कनेक्ट करने के बाद इनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक कि फाइनली उस कंडक्टर का पोटेंशियल भी जीरो ना हो जाए। तो अर्थिंग हम किसी भी कंडक्टर की करेंगे तो फाइनली उसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करना चाहें तो जैसे मान लो कोई स्फीयर है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि इस बात का मतलब अगर हम किसी को अर्थ कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि उसका पोटेंशियल जीरो है, उसके ऊपर चार्ज जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो व्हेन कंडक्टर इज earthed
its potential becomes zero, but charge may not be zero. ठीक है, मतलब कंडक्टर पे पोटेंशियल जीरो होगा लेकिन चार्ज जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टिंग स्फेयर है जिसको हमने कैपिटल क्यू का चार्ज दिया है और अब हमने इसको अर्थ कर दिया, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, इफ स्फेयर इज earthed, then find final charge on it कितना होगा। तो आप ये बात समझिए कि अगर हमने स्फेयर को अर्थ कर दिया है तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जहां पर हम किसी को भी अर्थ करते हैं तो उस पे आपने इनिशियल जितना चार्ज दिया है वो कोई मायने नहीं रखेगा। आपको जब इसका सॉल्यूशन करना होगा तो आप ये मान लोगे कि आपने जिसको भी अर्थ किया हुआ है इस पर अब नया चार्ज स्मॉल क्यू का आ चुका है, ठीक है। तो आपने जिसको भी अर्थ किया है उस पे जो इनिशियल चार्ज दिया था वो हटाकर कोई नया चार्ज मान लिया जाएगा और ये नया चार्ज कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि इसकी सरफेस का पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो हम अगर इसकी सरफेस के पोटेंशियल को जीरो करते हैं तो हमें पता है कि किसी भी स्फेयर के सरफेस का पोटेंशियल के क्यू बाई उसका रेडियस होता है और अगर हम इसको जीरो कर देते हैं मतलब इसके पास फाइनली कितना चार्ज आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने स्फेयर को अर्थ किया तो फाइनली इसके पास जीरो चार्ज होगा, मतलब जितना चार्ज इसके पास था वो सब अर्थ अपने अंदर ले लेगा और फाइनली इसके पास जीरो चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि हमने जब इसको कनेक्ट किया तो इसमें से सारा चार्ज निकल कर अर्थ के अंदर चला गया और इसके पास जीरो चार्ज बचेगा, ठीक है। अब हो सकता है कि एक से ज्यादा स्फीयर्स भी हो, तो उसके लिए कैसे करना है इस बात को समझते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है कि हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, ठीक है। एक स्फीयर को मैंने चार्ज दिया है Q का, एक स्फीयर को चार्ज दिया है 3Q का, इसका रेडियस है मान लो R का, इसका रेडियस है 2R का, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है ये समझते हैं। इस क्वेश्चन के दो पार्ट, फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन स्फीयर व्हेन, इसका पहला पार्ट है इनर स्फीयर इज अर्थड और दूसरा पार्ट है आउटर स्फीयर इज अर्थ। तो हमें यहां पे दो पार्ट, क्वेश्चन के दो पार्ट करने हैं कि अगर अंदर वाले स्फीयर को अर्थ किया जाता तब क्या चार्ज होते और बाहर वाले स्फीयर को क्या किया जाता तब क्या चार्जेस होते। तो हम इसके दो पार्ट्स में मैं सेकंड पार्ट पहले करना चाहूंगा, ठीक है, कि सेकंड पार्ट में व्हेन आउटर स्फीयर इज अर्थड, ये वाला पार्ट हम पहले करना चाहें। जब बाहरी स्फीयर को अर्थ कर दिया गया है तो जिस स्फीयर को अर्थ किया गया है उसी पर चार्ज बदलेगा, अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज नहीं बदलेगा। तो हमने जब बाहरी स्फीयर को अर्थ कर दिया है तो हम ये कहेंगे कि अब इसके पास जो चार्ज था वो बदल जाएगा, अब इसके पास चार्ज हम वो नहीं मान सकते हैं जो पहले होता था। तो हालांकि आपने 3Q का चार्ज दिया था लेकिन अर्थ इसको चार्ज देगा या इससे चार्ज लेगा और तब तक लेगा जब तक उस स्फीयर का जिसको अर्थ किया गया है उसका पोटेंशियल जीरो ना हो जाए। अब क्योंकि हमने बाहरी स्फीयर को अर्थ किया है तो हम इसका इस पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और पोटेंशियल को जीरो कर देंगे। तो मान लो इस पॉइंट को मैं कहता हूं कि ये पॉइंट ए है, तो क्या पॉइंट ए का पोटेंशियल निकालकर जीरो करना है, पॉइंट ए का पोटेंशियल निकाला जाए। पॉइंट ए का पोटेंशियल निकालने में इस स्फीयर के लिए पॉइंट ए बाहरी पॉइंट है तो उसका पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर, और क्योंकि बाहरी पॉइंट जो है वो स्मॉल आर कितनी दूरी है, ये 2r के ही बराबर है, तो इसमें यहां पे लिख देंगे 2r, ठीक है। ये अंदर वाले स्फीयर की वजह से पॉइंट ए का पोटेंशियल है।
अब बाहर वाले स्फेयर का पोटेंशियल निकालना है, तो बाहर वाले स्फेयर के का चार्ज कितना है, अब स्मॉल क्यू का है, और अगर बाहर वाले स्फेयर की वजह से पोटेंशियल निकालना है तो के क्यू बाई कितना रेडियस है उसका 2r, तो के क्यू बाई 2r, जितना सरफेस में होता उतना आता, जीरो कर देते, क्यू की वैल्यू आ जाती माइनस क्यू के बराबर। मतलब अगर हमने इस बाहरी स्फेयर को अर्थ कर दिया है तो अब इसके पास कैपिटल क्यू का चार्ज होगा और इसके पास माइनस कैपिटल क्यू का चार्ज होगा। ठीक है, इतना हमें याद रखना है कि इस तरीके से हम बाहरी स्फेयर पर अर्थ करके चार्ज को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसका दूसरा पार्ट आता कि इनर स्फेयर इज अर्थ, अगर इनर स्फेयर अर्थ किया जाता तब क्या होता, तो सेम तरीका होता। जब इनर स्फेयर अर्थ किया जाता तो हम ये कहते कि इसके पास 3q था तो 3q रहता, लेकिन अगर हम इनर स्फेयर को अर्थ कर देंगे तो इसके पास अब कोई नया चार्ज होगा, ये माना जाएगा और इस पॉइंट को b का नाम दिया जाएगा। ठीक है, जिसको आपने अर्थ किया है उसको हम नया चार्ज मान लेंगे, q डैश मान लो, जो भी मानना चाहो, q मान चुके हो तो अब हम इस पे नया चार्ज निकालना चाहेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, पॉइंट बी का पोटेंशियल, पॉइंट बी का पोटेंशियल ठीक खुद उसी की वजह से क्या आता, पॉइंट बी के पोटेंशियल को जीरो करना है, खुद उसी की वजह से आता अंदर वाले स्फीयर की वजह से के क्यू डैश बाई आर, क्योंकि उसकी सरफेस का है, और बाहर वाले स्फीयर के लिए अंदर है, और बाहर वाले स्फीयर अपने अंदर उतना ही बनाएगा जितना सरफेस में बनाता, और अपने अंदर बनाता, अपने सरफेस में बनाता के 3q बाई 2r, इसको जीरो कर देते तो q डैश की वैल्यू आती है माइनस 3q बाई 2। ठीक है, तो चार्ज किस में बदला है, जिसको हमने अर्थ किया है। तो अगर हम बाहर वाले को अर्थ करेंगे तो बाहर वाले पे नया चार्ज स्मॉल क्यू का मानेंगे, नेट पोटेंशियल निकाल के जीरो कर देंगे। अगर हम अंदर वाले को अर्थ करेंगे तो अंदर वाले पे नया चार्ज स्मॉल क्यू का मानेंगे या क्यू डैश का मानेंगे और पोटेंशियल निकाल के जीरो कर देंगे। एक बार पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितना चार्ज दोनों के पास है। अगर मान लो ये पूछ लिया गया होता कि हमने जब इसको अर्थ किया था तो अर्थ और इसके बीच में कितना चार्ज का ट्रांसफर हुआ, तो आपको ये पता है कि ये जो अंदर वाला स्फीयर है इसके पास इनिशियल कितना चार्ज था, इनिशियल इसके पास Q का चार्ज था, ये इनिशियल चार्ज था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड केस की मैं बात कर रहा हूं कि इनिशियल चार्ज ऑन इनर स्फीयर कितना था, इनिशियल चार्ज था Q के बराबर, फाइनल चार्ज ऑन इनर स्फीयर कितना आ गया, माइनस 3q बाई 2 के बराबर। तो अगर इनिशियल इसके पास Q था, फाइनल माइनस 3q बाई 2 आ गया, मतलब फाइनली चार्ज इसका नेगेटिव हो गया है। तो फाइनल चार्ज अगर नेगेटिव हो गया है तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ चार्ज इसमें से अर्थ में चला गया होगा। तो कितना चार्ज गया होगा, तो चार्ज ट्रैवल्स टू अर्थ, कितना चार्ज अर्थ में ट्रैवल किया होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जितना चार्ज इसमें घटा है वो अर्थ में चला गया है। अब घटा कितना है, चार्ज डिक्रीज इन स्फीयर। अब कितना घटा है, इनिशियल चार्ज कितना था Q का, फाइनल कितना है माइनस 3q बाई 2 का, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5q बाई 2। तो हम कह सकते हैं कि 5q बाई 2 का चार्ज अंदर वाले स्फीयर से अर्थ में चला गया होगा। उसी तरीके से पहले वाले केस में भी निकाल सकते हैं कि कितना चार्ज अर्थ में गया होगा। तो चार्ज ट्रैवल्स टू अर्थ अगर पूछता है तो क्या करना है, इनिशियल चार्ज माइनस फाइनल चार्ज कितना था। जब बाहरी स्फीयर को हमने बात करते थे तो इनिशियल कितना दिया था हमने, 3q का दिया था। ठीक है, और फाइनली कितना आया, माइनस q का आया। तो 3q में से अगर हम माइनस q को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4q। तो 4q का चार्ज अर्थ में चला जाएगा। तो किसी से भी कितना चार्ज अर्थ में गया है वो निकालने के लिए उस स्फीयर पर इनिशियल चार्ज कितना था, उसी स्फीयर पे फाइनल चार्ज जो आप निकाल के बताओगे वो कितना आया, और जो भी चार्ज का डिफरेंस होगा वो चार्ज अर्थ में ट्रैवल करके चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि इनफाइनाइट वायर में अगर हम किसी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उसकी वजह से पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है। तो पहले एक बात आप ध्यान रखें
कि अगर कोई वायर इनफाइनाइट लेंथ का है तो हम उसकी वजह से ये एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो है। जब भी एक पॉइंट चार्ज आता है या कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज आता है या रिंग पे चार्ज आता है तो ये सब फाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि उनकी वजह से इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो है, तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर चार्ज को आप इनफाइनाइट वायर में बांट देंगे तो हम ये नहीं बता पाएंगे, हम ये नहीं मान सकते कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो है, तो हम किसी और पॉइंट का पोटेंशियल भी नहीं निकाल सकते। एक्चुअली हम जब भी निकालते हैं तो पोटेंशियल का डिफरेंस निकालते हैं और उस डिफरेंस में इन्फिनिटी वाले को जीरो मान लेते हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है, तो अगर इन्फिनिटी को जीरो मानते हैं तभी इस पॉइंट का आता है, लेकिन इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हम इन्फिनिटी को जीरो नहीं मान सकते हैं। और अगर ऐसा है तो उस केस में हम सिर्फ किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज है जिसमें चार्ज को एक लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और ये इंफिनिटी तक चला गया है, यहां भी इंफिनिटी तक चला गया, तो हम अब ये नहीं मान सकते हैं कि इसकी वजह से इंफिनिटी का पोटेंशियल जीरो होगा। और अगर ऐसा है कि हम इंफिनिटी का पोटेंशियल जीरो नहीं मान सकते हैं तो हम सिर्फ किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब अगर हम इसके दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो एक पॉइंट मान लो यहां पर है और दूसरा पॉइंट मान लो यहां पर है। इस पॉइंट की दूरी यहां से यहां तक r1 के बराबर है और ये जो दूरी है ये दूरी r2 के बराबर। इस पॉइंट को मैं B कहता हूं, इस पॉइंट को A कहता हूं और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा कैसे? उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी और आपको पता है कि ये वायर अपने से r की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अगर ये दूरी r की है, हम वायर से r की दूरी पर आए हैं, तो r की दूरी पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इसकी वैल्यू का कितनी वैल्यू थी? 2k लैम्डा बाई r की। फिर अगर हम जो याद करें कि हमने क्या लिखा था, तो VB माइनस VA जो होता था पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता था इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। ठीक है, हमने ये सीखा था। तो हम ये लिख सकते हैं कि VB माइनस VA इज इक्वल टू, अच्छा माइनस का साइन भी होता था यहाँ पे, तो माइनस साइन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी तरफ है और dr का जो वेक्टर होगा, क्योंकि r की दूरी है यहां से यहां तक, तो dr का वेक्टर भी इसी तरफ होगा। तो इन दोनों वेक्टर का अगर डायरेक्शन एक ही तरफ है तो a डॉट b को सिंपली a भी लिख देंगे और ये हो जाएगा E इंटू dr के बराबर। ठीक है, कहां से कहां तक? A से B तक, A से B तक। ठीक है, अब आ जाएगा VB माइनस VA। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2k लैम्डा, ये सब चीजें बाहर आ जाएंगी, कांस्टेंट है, यहाँ पे dr बचेगा और नीचे का r जो है वो इधर आ जाएगा। कहां से कहां तक? A से B तक। अब A पर r कितना है? A पर r है r2 के बराबर और B पे r कितना है? B पे r है r1 के बराबर। ठीक है, अब ये हो जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस 2k लैम्डा, ये ln आ जाएगा लॉग का और ln r लिमिट r1 से r2 तक, सॉरी r2 से r1 तक। अब इसकी वैल्यू अगर पुट कर देते हैं लिमिट के साथ तो ये कितना मिल जाएगा? माइनस 2k लैम्डा ln ऑफ r1 बाई r2। माइनस का साइन अंदर भेज देंगे तो ये लॉग उल्टा हो जाता है और लॉग अगर उल्टा हो जाता है तो हम यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं कि B का पोटेंशियल A के पोटेंशियल से ज्यादा है और उसकी वैल्यू है 2k लैम्डा लॉग ऑफ r2 बाई r1। ठीक है, ये पोटेंशियल का डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में। हम इस इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी एक पॉइंट का एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं बता सकते हैं। जब भी कोई भी इनफाइनाइट चीज होगी तो हमेशा हम पोटेंशियल का डिफरेंस ही बता सकते हैं। तो A और B के बीच में B का पोटेंशियल A के पोटेंशियल से इतना ज्यादा होता है। ठीक है, पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो इधर ही चेंज होगा। अगर यहां पर आपके पास कोई पॉइंट A है, यहां पे अगर हो सकता है मैं कहता कि पॉइंट C है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ये समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसी तरफ आ रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ जाती है पोटेंशियल भी उसी तरफ बदलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ आ रही है तो पोटेंशियल भी इसी तरफ बदलेगा, इस तरफ पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर आपसे ये कहा जाए कि ए और सी में कितना डिफरेंस है, तो ए और सी में कोई डिफरेंस नहीं है। ए का पोटेंशियल, सी का पोटेंशियल, यहाँ पे डी का पोटेंशियल, यहाँ पे ई का पोटेंशियल, इन सब जगह के पोटेंशियल आपस में इक्वल होंगे। रीजन ये है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ ट्रेवल कर रही है तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में डिफरेंस आएगा। तो बी और ए में तो डिफरेंस आएगा क्योंकि आप इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे उसमें हम अब आएंगे कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा जिसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वजह से क्या पोटेंशियल होगा। फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन है उसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, और उसमें समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन के ऊपर कौन कौन सी प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच के रिलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड दी है तो पोटेंशियल कैसे निकालना है, या पोटेंशियल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है ये भी कैसे पता करते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और हम ये सीखेंगे कि और कौन कौन सी चीजों से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद हमारे पास पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये पार्ट खत्म होगा। और फिर हम जब नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे तो फिर हमारे पास डायपोल का पार्ट बचता है और गॉस थ्योरम बचता है। ठीक है। ये करने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी खत्म होगी।